Good morning, students. We again start new chapter after Diwali vacation. Chapter number 15, genetic engineering according to change syllabus. आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या होती है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी, व्हाट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग? चेंज इन जीन, क्यों जेनेटिक है तो चेंज इन जीन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, change in a gene of any organism for desired characteristics is called genetic engineering. Repeat again. Change in a gene of any organism for desired characteristics is called genetic engineering. जीनों, किसी भी जीव के जीन में हेर फेर करना ही, किसी भी जीव के जीन में हेर फेर करना ही, वांछित लक्षणों का समावेश करना ही या वांछित लक्षणों को लाना ही आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए क्या होता है? व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? पुनर्योगज डीएनए। किसी भी जीव के डीएनए में बाहरी, विदेशी अर्थात वांछित लक्षणों यानी कि दूसरे डीएनए को जोड़ने पर, एक तो डीएनए है, किसी भी जीव का डीएनए है, उसमें किसी वांछित जिसको हम चाहते हैं उस डीएनए को जोड़ना है, दो डीएनए को आपस में जोड़ना है, और जोड़ने पर जो नया डीएनए प्राप्त होगा, दोनों डीएनए को जोड़ने पर क्या होगा? एक नया डीएनए प्राप्त होगा, उसमें दोनों के डीएनए का समावेश होगा, दोनों के लक्षणों का समावेश होगा, क्या कहलाएगा? पुनर्योगज। पुनः दोबारा से, योगज यानी जोड़ना, पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होगा? This technique is discovered by Stanley Cohen and Herbert Bayer. Recombinant DNA. Various effective technique. What is the recombinant? Various effective techniques required to change in DNA of any organism. Repeat again. Various effective technique. This technique is various effective technique in which required to change in DNA of an organism या any organism is called recombinant DNA. Next definition है addition of DNA into an original DNA. Addition of DNA into an original DNA leads to change and this DNA with new DNA insert. This DNA is this DNA with a new DNA insert. It is called recombinant DNA. So very simple. Two different sources DNA combine each other and form a new DNA which has the characters of both different sources DNA. This newly obtained DNA is called recombinant DNA. ये जो तकनीक है इसकी खोज सबसे पहले स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने की थी. द डिस्कवरी ऑफ दिस टेक्निक इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैनली कोहन and Herbert Boyer.
इन recombinant DNA technique first of all discovered by scientist Stanley Cohen and Herbert Boyer in bacteria Salmonella typhi। ये जो पुनर्योगज तकनीकी है, सबसे पहले इसको स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर ने जीवाणु साल्मोनेला टाइफीमोरियम में खोजा था। बेसिक स्टेप्स ऑफ rDNA टेक्निक। बेसिक स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, जीन अभियांत्रिकी की सामान्य विधि। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसकी विधि है। नंबर 1, वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। आइसोलेशन फर्स्ट तो क्या है अपना लिखना, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। वांछित जीन कहां है, किस जीव में है, उसकी पहचान करेंगे। पहचान करेंगे तो वहां से निकालेंगे, तभी तो नया डीएनए बनाएंगे। तो पहले वांछित जीन की पहचान करेंगे और फिर उसका उस सेल्स में से, उस न्यूक्लियस में से, कोशिका और केंद्रक में से उसका पृथक्करण किया जाता है। ये पहला स्टेप है। सेकंड है क्लोनिंग वाहक का चयन। क्लोनिंग वाहक का चयन, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। चलो मैं लिख देता हूं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण, सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वाहक का चयन। और थर्ड है वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड क्लोनिंग जीन। इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड क्लोनिंग जीन। Insertion of desired cloning gene into vector। वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन, यानी निवेशन मतलब जोड़ना। जो जीन हम निकाल रहे हैं उसको वाहक यानी जो दूसरे जीन में उस जीन को या डीएनए को ले जाएगा, उसमें जोड़ेंगे तभी तो लेके जाएगा। जैसे बस में बैठेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे, तो पहले उसको बस में बिठाना है, यानी क्लोनिंग वेक्टर में उसको निवेश करना है, क्लोनिंग वेक्टर के साथ उसको जोड़ना है, फिर उसकी क्लोनिंग होगी। फिर चौथा पॉइंट अपना आ रहा है क्लोनिंग जीन की पहचान और अन्य जीवों में पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ट्रांसफर ऑफ recombinant DNA into an host cell।
end host cell and multiplication into host cell. वांछित पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण एवं गुणन। जो पुनर्योगज डीएनए हमने बना लिया है उसको किसी दूसरी कोशिका में भेजेंगे। जब दूसरी कोशिका में चला जाएगा तो वहां इसकी अनेकों कॉपियां तैयार होगी। तो वांछित जीन या पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरण करना और फिर उसका वहां पर गुणन करना, बहुत सारी कॉपियां, बहुत सारी प्रतियों को तैयार करना। 5वां पॉइंट है इसमें, selection of only those host cells carry recombinant DNA and allowing them to multiply recombinant DNA nucleus. क्लोनिंग जीन की पहचान और अन्य जीवों में स्थानांतरण। Selection of only those host cells selection of only those host cells which carry recombinant DNA and allowing them to multiply recombinant DNA molecules. फिफ्थ पॉइंट है अपना, क्लोनिंग जीन की पहचान करना फिर अन्य जीवों में स्थानांतरण। यानी किसी सेल में जब इसकी प्रतियां तैयार हो जाती हैं तो इनकी पहचान हो जाती है, फिर वहां से निकाल करके किसी और दूसरे जीव में इनका स्थानांतरण किया जाता है। लास्ट पॉइंट है, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। वांछित जीन की अभिव्यक्ति। अगर जीन की कॉपियां तैयार हो गई हैं होस्ट सेल में, परपोषी कोशिका में, और वहां से इसको निकाल करके किसी दूसरे जीव में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो दूसरे जीव में जब ये स्थानांतरित हो जाएगा तो वहां पर अपनी अभिव्यक्ति देगा, अपने नए करैक्टर, नए लक्षणों को वहां पर उत्पन्न करेगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वांछित जीन की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। इफ डिजायर्ड जीन ट्रांसफर इनटू एनी ऑर्गेनिज्म देन इट एग्जिबिट इट्स न्यू करैक्टर्स। क्लियर? तो ये प्रोसेस है वन बाय वन, ये पॉइंट है, इनकी डिटेल अब वन बाय वन स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पर अपन को केवल यहाँ पॉइंट यहाँ पर अपन को पढ़ने हैं और उसको डिटेल से अपन बताएंगे। तो ये इसी में पूरा चैप्टर अपना चलता रहेगा। तो इसको अपन डिटेल से स्टार्ट करते हैं, टाइम के देखते हुए कितने समय में हो जाएगा। तो फर्स्ट ले रहे अपन, वांछित जीन की इस तकनीकी प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। रिस्ट्रिक्शन, हाँ, फॉलोइंग कंपोनेंट्स, इट मींस टूल्स are required for getting recombinant DNA. And which tools are required for getting recombinant DNA? They are as follows. अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमें कौन कौन से उपकरणों की, औजारों की आवश्यकता होगी, कब? जब हम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करेंगे। यानी पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण। For getting recombinant DNA require tools, equipments, components. They are as follows. वो निम्न हैं।
देखो बेटा, फर्स्ट है REN, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इसको बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। पहला औजार क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन एंजाइम। सेकंड है वेक्टर यानी कि वाहक, और थर्ड है अपना होस्ट यानी होस्ट सेल, पोषी कोशिका। और फोर्थ है अपना जीन बैंक। तो फर्स्ट पॉइंट अपना चल रहा आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। पहले तो अपन वांछित जीन की पहचान करेंगे, पहचान करने के बाद उसको निकालेंगे, उसका पृथक्करण करेंगे। तो उसके पृथक्करण के लिए हमको ये इन टूल्स, इन औजारों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले अपन जैसे आ रहा REN, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है ना, इसको डिटेल से अपन बाद में लेंगे अभी। तो ये क्या करता है मैं बता दूं, इट इज आल्सो कॉल्ड मोलिक्यूलर सीजर, इट कट द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स। क्लियर? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, it is the enzyme, it is also called a molecular seizure because it is cut DNA into many fragments, smallest fragment, so this is called a molecular seizure। डीएनए मॉलिक्यूल है और ये उसको कट करता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है? प्रतिबंधन एंजाइम जो एक लंबा जो डीएनए है उसको, न्यूक्लियोटाइड जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करने का कार्य करता है, उनको काटता है। कौन सा? प्रतिबंधन एंजाइम, शॉर्ट में इसको REN बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। वैसे दो टाइप के होते हैं, एक्सो एंड एंडो। एक्सो क्या करता है? उसको किनारों से कट करता है डीएनए, और एंडो बीच में से कट करेगा। एक्सो क्या करेगा? टर्मिनल एंड से उसको कट करता है डीएनए को, और एंडोन्यूक्लियस उसको मिडिल से, मतलब बिटवीन मिडिल से इसको कट करता है। तो दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक्सो न्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। दूसरा अपना जो पॉइंट आ रहा है वेक्टर, वाहक। वाहक क्या होता है? जो डीएनए सेगमेंट है उसको अपने आप में जोड़ेगा, उसको निवेश करेंगे, और फिर ये किसी दूसरी कोशिका में जो वांछित डीएनए उसको ले जाता है, वाहक, वाहन का कार्य करता है। वेक्टर, when desired DNA insert in the vector DNA, वेक्टर भी क्या है? इट इज डीएनए, ये भी एक डीएनए होता है। वेक्टर जो होता है बैक्टीरियाओं से निकलता है, सर्कुलर डीएनए, वृत्ताकार डीएनए, उसमें इसको जोड़ा जाता है, और जोड़ करके फिर उसको किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं, और होस्ट सेल में ट्रांसफर करेगा तो वहां पर ये उसकी कॉपी प्रिपेयर करेगा, उसकी बहुत सारी प्रतियों का निर्माण करेगा, अनेकों प्रतियां उस डिजायर्ड जीन की, उस वांछित जीन की बन जाती हैं। अब देखिए, वाहक डीएनए और वांछित डीएनए दोनों को जोड़ेंगे तभी तो बनेगा डिजायर्ड डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दोनों डीएनए को आपस में जोड़ा जाता है, तो दोनों डीएनए मिलकर के एक डीएनए बन गए। तो दोनों डीएनए का लक्षण एक ही डीएनए में आ जाता है। फिर एक ही तो आया, अब उसकी बहुत सारी कॉपियां तैयार करनी है। मैनी कॉपीज आर प्रिपेयर ऑफ डिजायर्ड जीन, देन इट इज ट्रांसफर टू द एनी होस्ट सेल विद द वेक्टर। वेक्टर ही तो ट्रांसफर करेगा उसको, वेक्टर तो लेके जा रहा है। और जब ये होस्ट सेल में एंटर हो जाता है तो देन इट विल प्रिपेयर मेनी कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए, और उसको जीन बैंक, अपन ऐसे डीएनए को अपन जीन बैंक से अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। जीन बैंक से इसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट में बताया, डिटेल इसकी अपन बताएंगे आपको बाद में। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिटेल अपन आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में बताएंगे। अभी आपको इतना जानना जरूरी है।
अभी आपको बता दूं उसके नामकरण से पहले, हाँ चलो बता ही देता हूं। इसके लिए हमें REN की आवश्यकता होती है, व्हेन वी रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA इनटू एनी फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव से DNA को निकालने के लिए, वांछित DNA को निकालने के लिए हमें एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, और वह एंजाइम होता है प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम की खोज जो है वर्नर आर्बर और हैमिल्टन ओ स्मिथ ने की थी, और इसको अपन भूल जाते हैं कि किसने इसकी, तो REN इज डिस्कवर्ड बाय वर्नर आर्बर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय वर्नर आर्बर एंड हैमिल्टन ओ स्मिथ। और इस प्रकार के जितने भी प्रतिबंधन एंजाइम है, ये सभी कहां पाए जाते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ऑल ऑफ द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, इट मींस बैक्टीरियाज। जैसे बेसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, कौन कौन से बैक्टीरिया मिला? बेसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मस एक्वाटिकस, इनमें ये प्राकृतिक रूप से ऐसे प्रतिबंधन एंजाइम पाए जाते हैं। Endonucleases are naturally found in Thermus aquaticus bacteria and Bacillus streptococcus bacteria। और ये 3 प्रकार के होते हैं, R1, R2, R3। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड। इनका उपयोग जीन क्लोनिंग और मानचित्र में किया जाता है। जीनों की जब क्लोनिंग करते हैं, क्लोनिंग ऑफ जीन एंड मैपिंग ऑफ जीन, इसमें इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज है जो किया जाता है। जैसे ई को R फर्स्ट है, R थर्ड है, एक एंजाइम है अपना ई को R फर्स्ट, और दूसरा है हाइंड थर्ड। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ई को R फर्स्ट, हाइंड थर्ड, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, प्रतिबंधन एंजाइम है। फिर इनका हम आपको नामकरण बताएंगे, तो फिर बहुत मुझे तो इसको अपन आगे कल वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। बहुत समझाने वाला है, तो स्कूल में ही सही ढंग से समझ में आ पाएगा आपको, लेकिन फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं आपको, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।